तो भाइयों और बहनों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे हंटर मैक्स ने डैरेन की ऐसी तैसी कर दी थी। मैक्स ने उसे ऐसा धोया कि बेचारे को नानी याद आ गई थी। अपनी जान बचाने के लिए डैरेन ने किसी तरह अपनी बची खुची ताकत से एक कमजोर सा शील्ड तो बनाया, लेकिन आप खुद ही सोचो यार, जहां अपने मैक्स के सामने बड़े बड़े सूरमा भी घुटने टेक देते हैं, बड़े बड़े दानव डर के मारे कांप जाते हैं, वहां डैरेन जैसा मामूली बंदा कैसे टिक पाता। उसका वो छोटा सा शील्ड मैक्स के पावरफुल वॉर के सामने ऐसे उड़ गया जैसे हवा में कोई कागज का टुकड़ा। मतलब डैरेन का डिफेंस पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका था। अब इससे आगे मैक्स ने अपनी चमचमाती तलवार में अपनी सारी शक्तियां भर ली और डैरेन पर वो फाइनल ब्लो मार दिया। उस वक्त वो तलवार ऐसी चमक रही थी ना, जैसे आसमान में हजार नहीं, लाख नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की सारी बिजलियां एक साथ कड़क रही हो, मानो पूरी कायनात की अनलिमिटेड पावर एक ही पॉइंट पर आ गई हो। उस तलवार से निकली रोशनी से पूरा मैदान जगमगा उठा था। डैरेन उस खतरनाक अटैक से बचने के लिए अपनी आखिरी उम्मीद में अपना विशाल हैमर उठाने का जोरदार ट्राई करता है। शायद उसे लगा कि अभी भी कुछ हो सकता है, लेकिन दोस्तों मैक्स बिजली से भी तेज था। मैक्स ने उसके हैमर उठाने से पहले ही, पलक झपकते ही उस पर तूफानी हमला कर दिया। और इसका नतीजा क्या हुआ? डैरेन का इकलौता हथियार, उसका वो हैमर एक झटके में ही दूर जा गिरा। फिर मैक्स ने डैरेन की ओर देखा। वो उससे एक तीखा सवाल पूछता है, जिसके पास अपने ही अस्तित्व में कोई भरोसा नहीं, वो पालाडिन कैसे हो सकता है? तू तो सिर्फ एक झूठा दिखावा है। ये बात सुनकर ना डैरेन की रही सही हिम्मत भी टूट गई। वो कुत्ते की तरह रो रो कर मैक्स से अपनी जान की भीख मांगने लगा, लेकिन मैक्स ने उसकी एक भी नहीं सुनी और अपनी तलवार को उसकी कांपती हुई छाती में गहराई तक घुसा दिया। जैसे ही वो दहकती हुई तलवार उसकी छाती में समाई, डैरेन बुरी तरह से मैक्स की तलवार की दहकती हुई आग में जलने लगा। उसके शरीर से राख उठने लगी थी। उसकी चीखें पूरे मैदान में गूंज उठी। देखते ही देखते डैरेन का पूरा वजूद, उसकी हड्डियां भी गायब हो चुकी थी, जैसे कभी वो था ही नहीं। मतलब भाई गेम ओवर, उसका वजूद ही मिट गया था। इस तबाही वाली जीत के बाद ना मैक्स को सिस्टम की तरफ से 100% इम्प्लीमेंटेशन रेट मिलता है। मतलब भाई उसकी शक्तियां अब सिर्फ बड़ी नहीं थी, बल्कि एक नए लेवल पर पहुंच गई थी। वो अब एक अलग ही लीग में था, एक जबरदस्त लेवल पर। जिससे क्या हुआ, उसकी डेमन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन की सदियों पुरानी सील खुल जाती है। एक ऐसी शक्ति जो शायद किसी ने सोची भी नहीं होगी। और भाई उसके पूरे शरीर से ना एक जबरदस्त सोची न जा सकने वाली ऑरा निकलती है, जो पूरे स्पेस तक पहुंच जाती है। इतनी जबरदस्त ऊर्जा थी वो कि ब्रह्मांड भी शायद कांप उठा होगा। उसका पूरा शरीर एकदम ढांसू, भयानक और बैडेस आर्मर से ढक जाता है, जो उसे एक दैवीय योद्धा का लुक दे रहा था। ये सब देखकर देसंग की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो तो इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि इतनी बड़ी शक्ति का जागरण उसकी आंखों के सामने हो रहा है, और वो अपनी सोच में खो जाता है। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, मैक्स ने इतनी जल्दी पृथ्वी जैसे साधारण ग्रह पर रहकर सील कैसे खोल ली? ये तो इम्पॉसिबल है। मतलब भाई वो बंदा भी हैरान हो गया था। इसके बाद मैक्स अपनी सिस्टम की असीमित पावर्स का उपयोग करके डैरेन की आत्मा को जबरदस्ती कैद कर लेता है, उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है। मैक्स की आत्मा आर्मी की कैपेसिटी कई गुना बढ़ चुकी होती है, इतनी ज्यादा कि अब तक उसकी आर्मी में थोड़ी भी जगह नहीं बची थी, पूरी तरह से भर गई थी, सैनिकों की कोई कमी नहीं थी। पर फिर भी मैक्स ने डैरेन की उस शक्तिशाली आत्मा को वापस जिंदा करके अपना गुलाम बना लिया। भाई बेचारा डैरेन पहले तो कितना शक्तिशाली था, अपनी ढाक जमाता था, लेकिन अब बस मैक्स का एक मामूली गुलाम बनकर रह गया। डैरेन के मैक्स की आर्मी में शामिल होने से अब मैक्स की आर्मी काफी ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी। उनकी ताकत और बढ़ गई थी, जिसे रोकना अब किसी के बस में नहीं था। अगले सीन में एक न्यूज चैनल हंटर हॉल की रहस्यमयी घटना को पूरे डिटेल से रिपोर्ट करती है, और रिपोर्टर डैरेन से नहीं बल्कि सीधे प्रेसिडेंट से एक तीखा सवाल पूछती है, वहाँ आखिर क्या हुआ था? हमें सच जानने का हक है। तो प्रेसिडेंट बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ अपने चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान लिए हुए बताता है कि मैक्स और उसकी बहादुर टीम ने बड़ी बहादुरी से गेट फ्रैक्चर को संभाला, और उन्होंने वहाँ मौजूद सभी खतरनाक मॉन्स्टर को मार गिराया, जिससे मानवता पर आया संकट टल गया। वो तो मैक्स की तारीफों के पुल बांध रहा था। ये सुनकर वर्ल्ड हंटर एसोसिएशन के ऊंचे ओहदे वाले सीनियर्स जो अपने गुप्त कमरे में बैठे थे, वे मन ही मन भुनभुनाते हैं और सोचते हैं कि प्रेसिडेंट पागल हो गया है क्या? ये उस मैक्स की तारीफ क्यों कर रहा है, जबकि हमने तो इसको अपने लिए मीट लाने भेजा था, एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करने के लिए। मतलब भाई वो लोग तो गुस्से से लाल हो गए थे, क्योंकि मैक्स ने उनके प्लान को नाकाम कर दिया था। तभी एसोसिएशन के सीनियर्स के उस गुप्त मीटिंग रूम का दरवाजा अचानक से खुलता है, एक तेज धमाके के साथ। वो दरवाजा मैक्स ने ही तोड़ा था, एक ही जबरदस्त झटके में, जैसे कोई कागज का दरवाजा हो। मैक्स को इस तरह अचानक देखकर उनमें से एक बूढ़ा, जिसका चेहरा डर से पीला पड़ चुका था, वो अपने बॉडीगार्ड को जल्दी से रूम में आकर खुद को बचाने के लिए चीख कर कहता है। उसकी आवाज में डर साफ दिख रहा था। तभी 4 विशालकाय बॉडीगार्ड भागकर वहां आ जाते हैं, और मैक्स को वो गार्ड चारों तरफ से घेर लेते हैं। उन्हें लगा होगा कि अब
मैक्स फंस गया, चारों तरफ से घिर गया है, अब तो बच नहीं पाएगा। लेकिन मैक्स बिल्कुल परेशान नहीं होता, उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उन 3 बूढ़ों में से एक बूढ़ा अपनी आवाज में थोड़ा आत्मविश्वास लाने की कोशिश करते हुए कहता है कि ये चारों गार्ड्स एस रैंक हंटर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, ये तुम्हारी चटनी बना देंगे, तुम्हें मसल कर रख देंगे। ये सुनकर मैक्स जोर से हंसने लगता है और उन बॉडीगार्ड से लड़ने की चुनौती देता है, जैसे उन्हें चैलेंज कर रहा हो, आओ दिखाओ अपना दम। इससे पहले कि वो गार्ड्स कुछ कर पाते, मैक्स अपनी दहकती हुई फायर चैन निकालकर उन्हें अपनी आग की जंजीरों से कसकर पकड़ लेता है और भाई उन्हें बुरी तरह जलाकर राख कर देता है, ही जैसे वो कभी थे ही नहीं। पल भर में सब खत्म, उनका वजूद मिट गया था। ये सब अपनी आंखों से देखकर उन बूढ़ों के सर से डर के मारे पसीना छूटने लगता है। उनकी आंखों में मौत का खौफ साफ दिख रहा था, उन्हें अपनी मौत सामने खड़ी नजर आ रही थी। फिर मैक्स उन कांपते हुए बूढ़ों से पूछता है कि बस इतना ही था तुम्हारे एसएस रैंक के हंटर्स का पावर, अब खत्म हो गया ना उनका ये छोटा मोटा ड्रामा, तुम्हें लगा था ये तुम्हें बचा लेंगे। वो बूढ़े लोग ना अपनी जिंदगी की सबसे भयानक मौत देखी थी, अपने बॉडीगार्ड्स को राख बनते देखा था, इसलिए उनके मुंह से आग की भी आवाज नहीं निकलती, वो तो बस डरे हुए थे। इसके अगले सीन में हम मैक्स को उस तबाही मचाई हुई बिल्डिंग से बाहर निकलता हुआ देखते हैं, जहां डैरेन भी उसके ठीक पीछे पीछे चल रहा होता है, एक वफादार गुलाम की तरह जिसकी अपनी कोई मर्जी नहीं। पर मैक्स रुककर अपने नए गुलाम डैरेन से एक सवाल पूछता है, बेंचो कमरे में सिर्फ 3 ही बूढ़े लोग क्यों थे? मुझे तो लगा था और भी होंगे। उसे और लोगों की उम्मीद थी जो उसके निशाने पर थे। डैरेन अपने मालिक की बात का तुरंत जवाब देता है, मालिक जिन्होंने टाइटन का मांस खाया था वो लोग अब यहाँ वापस नहीं आएंगे, क्योंकि वो अपने पार्टनर्स की मौत के बारे में सुनकर छुप गए होंगे, या वो और भी अच्छे से छुपने की कोशिश करेंगे। ये सुनकर मैक्स मन ही मन सोचता है कि क्या मुझे और ज्यादा वार्निंग बोर्ड लगाने चाहिए ताकि वो लोग अच्छे से छुप जाएं, या मैं खुद ही उनको ढूंढकर खत्म कर दूं। मैक्स ये सब सोच ही रहा था कि अचानक वो पूरी बिल्डिंग एक जोरदार धमाके के साथ ब्लास्ट हो जाती है। एक भयंकर धमाका होता है, उसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई देती है, जिसमें बचे हुए लोग और वो 3 बूढ़े भी पल भर में मारे जा चुके थे। मतलब भाई सब कुछ तबाह हो गया था, कुछ भी नहीं बचा था, सिर्फ राख और धुआं। फिर मैक्स अपने गुलाम को वहां से चलने की बोलता है, मतलब अब तो डैरेन मैक्स का पालतू कुत्ता बन गया था, उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं बची थी, जहां मैक्स बोलता वहीं वो जाता। मतलब मैक्स का गैंग अब और बड़ा हो गया था और वो एकदम सेटअप के साथ निकल लिए अगले बड़े मिशन पर दुनिया को हिलाने के लिए। सीन शिफ्ट होता है, अब हम पहुंचते हैं एकदम अंधेरी संकरी गली के एक ऐसे बार में जो शहर के सबसे डार्क गली में छिपा हुआ था। मतलब ऐसी जगह जहां शरीफ लोग तो सपने में भी नहीं जाते, सिर्फ अंडरवर्ल्ड वालों का ही अड्डा था। वहां एलन अकेला बैठकर वाइन पी रहा होता है, एकदम उदास मन से। उसकी आंखों में गहरा दर्द था, क्योंकि उसके भाई की दर्दनाक मौत के बाद वो बहुत दुखी था। उसका चेहरा उतरा हुआ था, जैसे किसी ने उसकी सारी खुशियां छीन ली हों, और वो बस शराब के कड़वे घूंट में अपना गम भुलाने की कोशिश कर रहा था। तभी भागकर ये उसके पास आती है, हांफते हुए उसकी सांसें तेज थीं, और एलन देखता है कि वो किसी तरह मौत के मुंह से बचकर भागी है। उसकी हालत देख के लग रहा था कि बस मौत को छू कर आई है, कपड़े फटे हुए, बाल बिखरे हुए। जान बचाने के लिए वो लगातार भागी होगी। जब वो प्रेसिडेंट के बारे में पूछती है तो एलन सांस लेता है और कहता है कि डैरेन अब शायद मैक्स का पपेट बन गया है, एक कठपुतली जिसकी डोर किसी और के हाथ में है। ये सुनकर ये और भी ज्यादा डर और कंफ्यूजन में आ जाती है। उसका पूरा शरीर कांप उठता है। वो कांपते हुए पूछती है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, उनका अगला कदम क्या होगा। उनकी कोई उम्मीद नहीं बची थी। तो एलन भी उससे एक सवाल पूछता है, उसकी आंखों में देखते हुए कि क्या उसे बदला चाहिए या कुछ और। मतलब क्या वो डैरेन की मौत का बदला लेना चाहती है या अब अपनी जान बचाकर इस मुसीबत से बाहर निकलना चाहती है। ये मैं एक पल के लिए सोचती है। उसकी आंखों के सामने डैरेन का चेहरा घूम जाता है। वो सोचती है और उसके दिमाग में आता है कि डैरेन ने उसे अनाथ होने पर पाला था, उसे सहारा दिया था। मतलब डैरेन उसके लिए सिर्फ भाई नहीं बल्कि एक पिता जैसा था जिसने उसे जीवन दिया था। लेकिन एलन का दिल अब पत्थर का हो चुका था। वो कहता है कि अब उसे मूव ऑन करना चाहिए, पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए, क्योंकि अब कुछ भी करने का कोई फायदा नहीं था। वो बताता है कि मैक्स की ऑनरा उनके लेवल से कहीं ऊपर जा चुकी है। वो अब एक ऐसी शक्ति बन चुका है जिसे कोई छू भी नहीं सकता। मतलब भाई मैक्स अब अलग ही लेवल पे पहुंच गया था। वो अब किसी भी आम इंसान की पहुंच से बाहर था, और वो तो चुटकी बजाते ही हमारा गेम ओवर कर सकता है, हमें पल भर में खत्म कर सकता है। इतनी ताकतवर ऑनरा थी उसकी। पर यिम को ये बात मानना मुश्किल लगता है। उसका दिल ये मानने को तैयार नहीं था। वो तो अभी भी सदमे में थी। वो डैरेन की मौत को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। उसकी आंखें अभी भी नम थीं। तभी बार का भारी दरवाजा अचानक से खुलता है। एक अजीब सी खामोशी छा जाती है और एक अजीब सी दैवीय ऊर्जा पूरे बार में फैल जाती है, जिससे सब लोग वहीं के वहीं बेहोश हो गए थे, सिवाय हंटर्स के। मतलब भाई कोई बहुत ही खतरनाक अलौकिक चीज का आगमन हुआ था जिसने सबको अपनी चपेट में ले लिया था। उसका पूरा शरीर थरथरा रहा था। वो कहता है उसने ऐसी ऑनरा कभी महसूस नहीं की थी अपनी पूरी जिंदगी में। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। तभी गोल्डन बैंडेज पहनी हुई एक बेहद सुंदर और जवान औरत अंदर आती है। उसकी चाल में एक अद्भुत गरिमा थी। भाई क्या मस्त बंदी थी, एकदम दिव्य, जैसे स्वर्ग से उतरी हो, और खुद को बाराकेल बताती है, सेलेस्टियल ऑर्डर में 3 नंबर की। मतलब भाई कोई छोटी मोटी
चीज नहीं थी ये, बल्कि स्वर्ग जैसी किसी जगह की बहुत बड़ी हस्ती थी। तीसरे नंबर पर आती थी जिसकी शक्ति कल्पना से भी परे थी। बाराकेल को देखकर यम थर-थर कांपने लगती है। उसका पूरा शरीर डर से हिलने लगता है और फिर बाकी सबकी तरह वो भी बेहोश हो जाती है। बाराकेल उस बेहोश भीड़ को देखती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और मन ही मन सोचती है कि ये इंसान कितने अजीब हैं, जिनकी महत्वाकांक्षाएं पूरे ब्रह्मांड तक जाती हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं, जबकि उनके शरीर इतने कमजोर हैं, एक मामूली सी ऊर्जा को भी सह नहीं पाते। इसका मतलब ये था कि ये मियाँ खलीफा की गुफा का स्वाद लेना चाहते हैं, लेकिन इनका हथियार जल्दी फूस हो जाता है। वो हम इंसानों पर हंस रही थी। एलन जो अभी भी खड़ा था, डर के मारे कांपते हुए पूछता है कि क्या उसे मैक्स ने भेजा है। उसे लगा मैक्स ने ही उसे खत्म करने भेजा होगा, उसकी मौत का फरमान सुनाने। वो कहती है, चुप रहो मूर्ख, मैं तो इस प्लेनेट को बचाने आई हूँ, इस पर आए संकट को दूर करने। पर भाई, बार में पड़ी बेशुमार लाशें ना कुछ और ही कहानी कहती हैं। मतलब बचा रही थी या मार रही थी, समझ ही नहीं आ रहा था उसका असली इरादा। फिर वो महसूस करती है कि इस प्लेनेट का सोर्स उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। शायद पृथ्वी खुद उसे स्वीकार नहीं कर रही थी, उसे अपने अंदर रहने नहीं देना चाहती थी। एलन उसकी भारी प्रेशर में मुश्किल से खड़ा रहता है। बाराकेल धीरे से एलन के पास आती है। उसकी चाल में एक अजीब सी शांति और शक्ति थी जो मन को मोह लेती थी, और वो उसके माथे पर अपना दैवीय हाथ रखकर हॉर्न के दुर्भाग्यपूर्ण सितारों और पृथ्वी की आयरन प्रजन की बात करती है। मतलब कुछ बहुत ही रहस्यमयी बातें बताई उसने जो एलन की समझ से बाहर थी, जैसे कोई प्राचीन पहेली हो। फिर एलन को एक निशान देती है और कहती है कि फिर मिलेंगे। बेंचो ये तो ऐसे बात कर रही है जैसे शायद ओयो में मिलने की बात कर रही हो, एकदम रोमांटिक अंदाज में, पर इरादे साफ नहीं थे उसके। क्या वो दोस्ती का हाथ बढ़ा रही थी या किसी और योजना का हिस्सा थी, ये समझना मुश्किल था। सीन शिफ्ट होता है। अब हम पहुंचते हैं उस भयानक डायमेंशन में जहां हॉर्न का टाइटन अपने पूरे विशालकाय रूप में मौजूद है। भाई, वो क्या खौफनाक जगह थी जिसे देखकर रूह कांप जाए। टाइटन खुद अपने भयानक हाथ को काटकर उसको खाने लगता है। मतलब भाई, सेल्फ कैनिबलिज्म, कितना भयानक दृश्य था ये, जिसे देखकर कलेजा मुंह को आ जाए। उसके हाथ से जो भी खून जमीन पर गिर रहा था, उस खून के गिरने से जगह जगह अजीब से विकराल जीव उगने लगते हैं, जैसे जमीन फाड़कर बाहर आ रहे हों। मतलब भाई, खून से ही राक्षस पैदा हो रहे थे, हर बूंद से एक नई तबाही। अचानक कुछ ही पलों में अजीबोगरीब मॉन्स्टर उस बहते खून से उभरने लगते हैं, और देखते ही देखते कुछ ही सेकंड में टाइटन एक विशालकाय सेना बना लेता है। उसकी सेना इतनी बड़ी थी जैसे कि मियाँ खलीफा की गुफा हो। मतलब भाई, अनगिनत राक्षस थे जिन्हें गिनना असंभव था। एक ऐसी सेना जो किसी भी चीज को तबाह कर सकती थी। वेल, अपनी विशाल सेना बनाने के बाद वो अपनी सेना से एक गरजती हुई आवाज में कहता है कि उसे और खून चाहिए। उसकी भूख अभी मिटी नहीं थी। मतलब और बर्बादी और तबाही और विनाश। उस टाइटन के सामने रमेश और उसके साथी घुटने के बल डरे हुए बैठे थे। उनकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। उनकी हालत देख के लग रहा था कि अब उनकी मौत पक्की है। टाइटन रमेश से गरजते हुए कहता है कि अबे ओ रमेश माँ के लाल, जल्दी से आयाम का दरवाजा खोल दे वरना तेरा वजूद मिटा दूंगा। एकदम गुस्से में रमेश टाइटन को समझाने की कोशिश करता है कि पृथ्वी के प्राणी एथर ऊर्जा से भरे हुए हैं, इसलिए उन्हें अभी नष्ट नहीं किया जा सकता। पर यह तो गलत बात है। किसी ऊर्जा से नहीं भरे बेन के भाई सभी लौंडे बस लौंडियों के पीछे पागल हो रखे हैं। काश ये टाइटन आकर सबकी गुफा बजा जाए तो सारा लफड़ा ही खत्म। बेंचो। वेल, रमेश फिर से समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि उन बेन के भाइयों को अगर अभी नष्ट कर दिया गया तो हमारी पूरी योजना के एल लग जाएंगे और सब प्लानिंग गड़बड़ा जाएगी। मतलब भाई, उनका कोई बहुत बड़ा और गुप्त प्लान था जिसे वो बर्बाद नहीं करना चाहते थे, मगर टाइटन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी आंखों में सिर्फ विनाश था। वो रमेश पर गुस्से से चिल्लाता है कि कुत्ते, तू गेट खोल दे एक बार वरना तेरी हड्डियां सभी नहीं मिलेंगी। उसकी आवाज में ऐसा गुस्सा था कि कोई भी डर जाता। बेचारा रमेश मुश्किल में फंस जाता है। एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो सोचता है कि उन्हें बिशप से कहना होगा कि वो प्रजनन योग्य लोगों को सुरक्षित रखें। मतलब कुछ खास लोगों को बचाना जरूरी था उनके लिए, उनकी योजना के लिए। फिर वो टाइटन से कहता है कि उसे समझ में आ गया है, वो उसकी आज्ञा का पालन करेगा। उसे कई पोर्टल एक साथ खोलने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए उन्हें थोड़ी शांति रखनी होगी। रमेश बिशप्स की ओर देखता है और कहता है कि गेट तैयार करो, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। मतलब भाई, अब जंग शुरू होने वाली थी, एक ऐसी जंग जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकती है। इधर पैंथियन आयाम में सिस्टम हमारे हीरो मैक्स को एक नई शक्ति को दिखाता है। उसे दिखाता है कि वो इस क्षेत्र में नर्क की स्किल्स का उपयोग कर सकता है। भाई, मतलब मैक्स अब और भी ज्यादा पावरफुल हो गया था, एकदम नर्क की असीमित शक्तियों का मालिक, जिसके पास अब किसी को भी हराने की क्षमता थी। वो अभी 4 अपोस्टल भी बना सकता है। मैक्स के पुराने साथी भी उसके साथी होते हैं, पर वो बेचारे नहीं जानते कि वो वहाँ ट्रेनिंग के लिए हैं या किसी और भयानक योजना का हिस्सा। जब मैक्स उनकी ओर देखता है, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तो सियोन मन ही मन सोचती है कि मैक्स के चेहरे पर इतनी शैतानी मुस्कान क्यों है। उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी, कुछ अशुभ होने वाला था। मैक्स उन्हें बताता है कि वो उन्हें अभी के मुकाबले 10 गुना ज्यादा ताकतवर बना देगा। डायरेक्टर भी सोचता है कि मैक्स ये कैसे करेगा, ये तो नामुमकिन है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। तभी मैक्स अपनी नई स्किल का यूज करके उन चारों को आग की भयंकर लपटों से घेर लेता
लेता है, जिसे देखकर सियोन और बाकी खुद को बचाने की कोशिश करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। उनकी आवाज में दर्द था। जैसे जैसे आग और गर्म होती जाती है वो लोग छटपटाने लगते हैं, दर्द से कराहने लगते हैं, लेकिन उनकी आत्मा मजबूत हो रही थी। मगर मैक्स उनसे कहता है कि इसे सहना सीखो ताकि तुम और ताकतवर बन सको, यह दर्द ही तुम्हें महान बनाएगा। वो उन्हें मजबूत बना रहा था, एक नए युद्ध के लिए तैयार कर रहा था। सियोन अब और बर्दाश्त नहीं कर पाती और मैक्स से दर्द से चीखते हुए कहती है कि ये पागलपन बंद करो, हम मर जाएंगे। वो दर्द से चीख रही थी, लेकिन मैक्स को लगता है कि ये जरूरी है क्योंकि उनके पास सिर्फ 72 घंटे बचे हैं हॉर्न्स एलियंस के पृथ्वी पर हमला करने से पहले। मतलब भाई टाइम बहुत कम था और उन्हें हर हाल में तैयार होना था, भले ही उसके लिए कुछ भी करना पड़े। अब कहानी कोरियन हंटर एसोसिएशन की आलीशान बिल्डिंग में पहुंचती है। चेयरमैन जुंगहो अपने सहायक के साथ बाहर निकलता है, जो बताता है कि समय आ चुका है, युद्ध का बिगुल बज चुका है। वो एक विशाल मीटिंग रूम में जाते हैं और शाखा प्रबंधक तथा कुछ अन्य गणमान्यों के साथ बैठते हैं। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। स्क्रीन पर डैरेन की तस्वीर आती है, जो अब मैक्स का गुलाम था। चीनी एसोसिएशन के अध्यक्ष वांग वेई कहते हैं कि डैरेन ने डूम्सडे मीटिंग बुलाई है, मतलब उसे अब चेयरमैन पद छोड़ना होगा, ये उसकी जिम्मेदारी थी। डैरेन जो अब पूरी तरह से मैक्स के नियंत्रण में था, वो इस मीटिंग के बाद अपने पद से इस्तीफा दे देगा। उसे अब इस पद की कोई परवाह नहीं थी, मगर जापान और यूरोप के प्रतिनिधि चाहते हैं कि उसे फिर से चेयरमैन बनाया जाए। उन्हें उसकी शक्ति का अंदाजा नहीं था। रूस का अध्यक्ष मिकिल कहता है कि उनकी सरकार इस मीटिंग के नतीजों के अनुसार जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराएगी, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। जुंगहो गुस्से में सोचता है कि ये लोग इतनी गंभीर स्थिति में भी राजनीति कर रहे हैं, अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं, जबकि दुनिया खतरे में थी। उसे गुस्सा आ गया था, उसका खून खौल रहा था। वो सबको चुप रहने को कहता है ताकि डैरेन बता सके कि इस मीटिंग का असली मकसद क्या है, उन्हें क्या करना है। डैरेन उसका धन्यवाद करता है और सबको बताता है कि 3 दिन बाद पूरी दुनिया में हॉर्न का विनाशकारी आक्रमण होगा, हर जगह तबाही होगी। कुछ लोग इस खबर से चौंक जाते हैं, उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। एक मेल पूछता है कि क्या वो इस बयान की जिम्मेदारी ले पाएगा, क्या ये सच है। डैरेन जो अब मैक्स का गुलाम बन चुका था, पूरे कॉन्फिडेंस से अपनी आवाज में गुस्सा लाते हुए कहता है कि उसे ये सारी जानकारी मैक्स से मिली है। मतलब भाई उसने सीधे अपने मालिक का नाम ले लिया और बोला कि वो उस पर पूरा भरोसा करता है क्योंकि मैक्स की बात कभी गलत नहीं हो सकती। ये सुनकर जुंगहो चेयरमैन जो कुर्सी पर बैठा था, उसकी तो खोपड़ी घूम गई, उसके होश उड़ गए। वो सोच में पड़ जाता है कि मैक्स इतना बदल कैसे गया, ये वही मैक्स तो नहीं है जिसे वो जानता था, ये तो कोई और ही था। कोरियन शाखा प्रबंधक भी अपने में फुसफुसाते हैं और सोचते हैं कि जरूर पिछली फैन मीटिंग में कुछ अजीब हुआ होगा, जिसके बाद मैक्स ऐसे पलटे कि पहचान में ही नहीं आ रहे, जैसे कोई नया अवतार हो। मतलब कुछ तो कांड हुआ था वहाँ जिसने मैक्स को पूरी तरह बदल दिया था। वांग वेई जो चीनी एसोसिएशन का अध्यक्ष था, वो पूछता है कि क्या वही मैक्स है जिसने पिछली बार शैंडोंग शहर को तबाही से बचाया था, जिसने अकेले ही सब कुछ संभाल लिया था। मतलब उसकी धाक पहले से ही थी, लोग उसे एक हीरो मानते थे। दूसरे अध्यक्ष भी सवाल करते हैं क्या वही है जो उनके शहरों को बचाने वाला हीरो है। सब मैक्स के नाम से परिचित थे, हर कोई उसकी बहादुरी के किस्से जानता था। इसके बाद डैरेन ऐलान करता है, वो कहता है कि वो वर्ल्ड हंटर एसोसिएशन के सारे संसाधन झोंक देगा, जो कुछ भी उनके पास था, पैसा, हथियार, लोग, सब कुछ इस युद्ध के लिए लगा देगा, मानवता को बचाने के लिए। और हर देश के एसोसिएशन को युद्ध की तैयारी करने को कहता है, अपनी अपनी कमर कसने को बोलता है, क्योंकि अब कोई पीछे नहीं हट सकता था। चलो भाइयों, अब असली जंग शुरू होने वाली है, मौत का तांडव मचने वाला है। कुछ दिन बाद शहर की सड़कों पर अनगिनत हंटर्स दिख रहे हैं, चारों तरफ जैसे चींटियों का झुंड हो, जहाँ देखो वहीं शिकारी ही शिकारी, हर गली, हर नुक्कड़ पर, हर तरफ एक अजीब सी हलचल थी। लोग तैयार हो रहे थे, उनके चेहरे पर चिंता थी। हैरन चैंगसिक से पूछती है कि क्या वो नर्वस है, डर लग रहा है क्या उसे इस आने वाले संकट से, मगर वो बताता है कि वो ज्यादातर जिज्ञासु है। उसे बस ये देखना है कि आखिर होने क्या वाला है, इस महायुद्ध का नतीजा क्या होगा। उसे लगता है कि वाकई में युद्ध छिड़ने ही वाला है, जबकि हैरन को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। उसकी आंखें अब भी उम्मीद की तलाश में थीं। उसे लग रहा था कि शायद ये सब एक बुरा सपना हो। फिर वो पूछता है कि देश और विदेश की टेलीपोर्ट गेट्स का क्या हाल है, क्या वो तैयार हैं। हैरन बताती है कि दुनिया भर के प्रमुख शहरों में गेट्स इंस्टॉल कर दिए गए हैं, बड़े बड़े शहरों में, ताकि डिफेंसिव रेंज कम की जा सके। मतलब दुश्मन को ज्यादा दूर तक आने का मौका ना मिले, उन्हें सीमा पर ही रोका जा सके, एक जगह से दूसरी जगह तुरंत जा सकेंगे। चैंगसिक अब तक उस रहस्यमयी व्यक्ति को देख नहीं पाया जिसने कहा था कि हमला होगा। वो पूछता है कि डैरेन कहाँ है, क्या वो युद्ध में शामिल है। उसे बताया जाता है कि डैरेन एक विशेष ऑपरेशन पर है, कोई सीक्रेट मिशन पर, जिस पर वो अकेला ही गया है। उसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। शॉन और डोंगोल बारे में पूछता है। महिला बताती है कि वो लोग किसी मिशन पर निकले हुए हैं, मगर चैंगसिक सोचता है कि आखिर हमारा हीरो मैक्स कर क्या रहा है। उसकी सबसे ज्यादा चिंता उसे थी, क्योंकि उसे पता था कि असली पावर तो मैक्स के पास ही है और वही इस युद्ध का रुख मोड़ सकता है। इसी बीच एक विशाल स्कूल बिल्डिंग, नागरिकों के लिए शेल्टर इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब लोग अपनी जान बचाने के लिए वहीं छिपे हुए थे, जैसे चूहों की तरह बिल में घुस गए हों, मौत के डर से कांपते हुए। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं, उनकी सांसें अटकी हुई थीं, क्योंकि उन्हें नहीं
नहीं पता कि ये युद्ध उनके लिए अंत होगा या नहीं, जिंदा बचेंगे या नहीं, या आज ही उनकी आखिरी रात है। दो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। गोरा वाला समझ नहीं पा रहा कि बाकी लोग क्यों इतना डर रहे हैं। उसे तो सब नॉर्मल लग रहा था, जैसे कोई मामूली खेल हो। उसे खतरे का अंदाजा नहीं था। उसे उसके दोस्त झुक जू कैश का कॉल आता है, जो कहता है कि वो अपने घर पर ही है। झुक को लगता है कि वो घर पर ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि अगर राक्षस आए भी तो वो शायद भीड़ भाड़ वाली जगह ही जाएंगे। घर में कौन आएगा, सब तो बाहर मरने वाले हैं। उसका दोस्त सोचता है कि उसे भी यही करना चाहिए था, घर पर ही रहना चाहिए था, क्योंकि वो टॉयलेट की लाइन में खड़े खड़े परेशान हो गया है। भाई क्या सिचुएशन थी, मौत सिर पर थी और ये टॉयलेट की लाइन से परेशान था। वो मोटा आदमी कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि बाकी लोगों के साथ क्या होगा, बस वो खुद सुरक्षित रहे। कितना स्वार्थी था साला, अपने ही बारे में सोच रहा था। तभी उसे उसका दोस्त चीखते हुए बताता है कि एक गेट दिखा है। इसका मतलब था कि दुश्मन आ गए थे। अचानक हम देखते हैं कि आसमान में बहुत सारे गेट्स प्रकट हो जाते हैं। एक दो नहीं बल्कि हजारों पूरे आसमान में फैल गए थे, जैसे आकाश में तारे चमक रहे हों। पर ये सितारे नहीं, मौत के द्वार थे। शहर के चारों तरफ एक ऑनरा प्रोटेक्टर एक्टिवेट हो जाता है। एक बहुत बड़ा चमकता हुआ सुरक्षा कवच बन जाता है, जिसने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। जबकि शिकारी खुद को युद्ध के लिए तैयार करते हैं, अपने हथियार कसते हुए अपनी अपनी पोजीशंस पर खड़े हो जाते हैं, मौत से लड़ने को तैयार। गेट से काले भयानक राक्षस गिरना शुरू हो जाते हैं और उनका कोई अंत नहीं दिख रहा। इतने सारे थे कि गिनती ही नहीं थी, जैसे बारिश हो रही हो। राक्षसों की हर जगह अंधेरा छा गया था। शहर की रक्षा प्रणालियां भी अपनी ऑनरा कैनन को चार्ज कर तैयार कर लेती हैं। जैसे ही सिग्नल मिलता है, कैनन एक भीषण ऊर्जा से भरी बीम छोड़ती है, जो राक्षसों को शहर तक पहुंचने से पहले ही तहस नहस कर देती है। एक झटके में सब खत्म, राख बन गए वो राक्षस। सैनिक ये देखकर और जोश में आ जाते हैं और लगातार फायर करते रहते हैं। रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, जैसे मशीन गन चल रही हो। एक भी राक्षस को पास नहीं आने दे रहे थे। मगर कुछ देर बाद राक्षस जमीन पर गिरने लगते हैं। उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, रोकने से भी नहीं रुक रहे थे। वे लगातार आ रहे थे। उनकी टक्कर से बिल्डिंग्स टूटकर शहर के अलग अलग हिस्से बर्बाद होने लगते हैं। जहां वो गिरते वहीं तबाही मचाते, धूल का गुब्बार उठता और ऊंची ऊंची इमारतें ढह जाती। शहर का नजारा बदल रहा था। युग जो सोच रहा था कि वो अपने घर में सुरक्षित है, अपने आप को स्मार्ट समझ रहा था कि मैंने तो दिमाग लगा लिया, अचानक खुद को एक टाइटन के मिनियन के सामने पाता है। भाई मौत उसके सामने खड़ी थी, एक विशालकाय खौफनाक राक्षस जिसकी आंखों में आग थी। वो राक्षस अपने आप को खोलकर अपने जबड़े फैलाकर तैयार हो जाता है कि उसे वहीं खत्म कर दे। मतलब भाई उसने अपनी मौत अपनी आंखों से देख ली थी। उसकी रूह कांप उठी थी। और भी बहुत सारे राक्षस शहर में उतरते जा रहे थे। हर कोने से गली गली में फैल गए थे। कोई जगह सुरक्षित नहीं बची थी। हंटर तुरंत एक्शन में आते हैं और उन्हें काटना शुरू कर देते हैं, एक एक करके तलवारों और बंदूकों से अपनी पूरी ताकत के साथ। जब उनमें से एक शिकारी एक राक्षस को काटता है, वो अपने साथियों की तरफ देखकर कहता है कि ये राक्षस मारने में आसान है। उसे लगा ये तो बच्चों का खेल है, फालतू में डर रहे थे सब, ये तो कुछ भी नहीं है। मगर तभी वो खतरनाक मिनियंस आपस में मिलकर एक बड़े राक्षस में बदल जाते हैं। भाई ये तो ट्विस्ट था। वो साले एक दूसरे में मर्ज हो गए थे और एक विशालकाय डरावना राक्षस बन गए, जिसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई थी। ये देखकर उस शिकारी के घोटे मुंह में आ गए थे। उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। वो राक्षस फौरन उसे खत्म कर देता है, बिना कोई मौका दिए, जिससे बाकी लोग अपनी जान के लिए डर जाते हैं। उन्हें समझ आ गया था कि ये आसान नहीं है, ये तो मौत का खेल है। दूसरी तरफ एसोसिएशन हेडक्वार्टर्स में वो स्क्रीन पर देख सकते थे कि देश भर में कई गेट्स प्रकट हो रहे हैं और उनकी संख्या कम नहीं हो रही। मतलब और राक्षस आ रहे थे, बाढ़ आ गई थी, खत्म ही नहीं हो रहे थे। एक कर्मचारी ब्रांच मैनेजर को बताता है कि उन्होंने शेल्टरों के चारों तरफ डिफेंसिव लाइन बना दी है और युद्ध जारी है। लड़ाई चल रही थी, मगर कुछ एरिया बिना सुरक्षा के रह गए हैं। वहाँ कोई डिफेंस नहीं था, वो तो सीधे मौत के मुंह में थे। वहाँ के लोगों को बचाना असंभव था। ओंग ओंग भी बताता है कि गेट्स और राक्षस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। वो पूरी तरह से अव्यवस्था में थे और मैनेजर को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो रहा था, जैसे कोई पागल खाने में घुस गया हो। हर तरफ अफरा तफरी थी। युद्ध के मैदान में हेरेनचिक को उसकी स्किल्स के लिए बफ देती है, मतलब उसकी ताकत बढ़ा देती है, उसे और पावर देती है ताकि वो ज्यादा देर तक लड़ सके। वो शिकारी अपनी अल्टीमेट तकनीक एक्टिवेट करता है और हवा में छलांग लगा देता है, एकदम हीरो की तरह। अपनी पूरी शक्ति के साथ वो कुछ राक्षसों को तबाह कर देता है और बाकी को भड़काता है कि उस पर ही हमला करे। अपनी जान जोखिम में डालकर वो एक जबरदस्त टॉन्ट स्किल का इस्तेमाल करता है ताकि ज्यादातर राक्षसों का ध्यान उसी पर रहे, मतलब सब उस पर ही टूट पड़े ताकि बाकी साथी सुरक्षित रहें। मगर हेरेन सोचती है कि वो कितना मूर्ख है जो इस जगह टॉन्ट कर रहा है। ये कोई सही समय नहीं था, ये तो अपनी मौत बुलाने जैसा था। उसे उसकी चिंता हो रही थी। टाइटन के मिनियंस आपस में मिलकर तब तक एक विशाल भयानक राक्षस बना लेते हैं। चैंगसिक बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी डर के उस राक्षस के सिर पर हमला कर देता है, सीधे टक्कर लेता है जैसे कोई दीवार तोड़ रहा हो अपनी पूरी हिम्मत के साथ, जिससे हेरेन घबरा जाती है। उसे लगा चैंगसिक ने गड़बड़ कर दी, ये तो अपनी जान गंवा देगा। उसकी मौत निश्चित थी। बीजिंग चीन में शाओलिन मॉन्क हंटर्स भी टाइटन के मिनियंस से लड़ रहे थे जो उनके देश में प्रकट हुए थे। मतलब दुनिया के कोने कोने में युद्ध छिड़ चुका था।
हर जगह तबाही थी, कोई भी देश सुरक्षित नहीं था। नागरिकों की आंखों में उम्मीद लौट आती है जब वो शिकारी राक्षसों से लड़ते देखते हैं। उन्हें लगा कि अब उनकी जान बच जाएगी, कोई तो है जो उन्हें बचाएगा, उनका सहारा बनेगा। मॉन्क उन्हें जल्दी से वहां से हट जाने को कहते हैं क्योंकि वो इलाका खतरनाक था, वहां रहना जानलेवा था। मगर लोग जिद्दी हो रहे थे, जा ही नहीं रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब सब ठीक हो जाएगा। वे शिकारियों पर भरोसा कर रहे थे। जब मॉन्क शिकारी लड़ाई जारी रखते हैं, मिनियंस वही पुरानी ट्रिक करते हैं, आपस में मिलकर बड़े राक्षस में बदल जाते हैं। भाई ये तो इनकी खासियत थी, इनकी जान थी। शिकारी जल्दी से एक फॉर्मेशन बनाते हैं ताकि उस राक्षस को रोक सकें, उसे आगे बढ़ने से रोक सकें। मगर एक मॉन्क उस फॉर्मेशन को ठीक से फॉलो नहीं कर पाता, वो चूक जाता है, जिससे वो बड़ा राक्षस शिकारी पर आसानी से हमला कर देता है। ये हालत और बिगड़ती देख नागरिक आखिरकार वहां से भागने लगते हैं अपनी जान बचाने के लिए। जहां से रास्ता मिलता वहीं से भागते। उनकी आंखों में डर था। योंग वॉल तब वहां आकर सैनिकों की मदद करता है। वो भी युद्ध में कूद पड़ता है अपनी पूरी शक्ति के साथ। जापान में टेट्सुका और उसके साथी निंजा भी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। वो अपनी ऑनरा स्किल का इस्तेमाल करता है और बड़ी संख्या में शूरिकेन्स फेंककर एक साथ कई राक्षसों को मार गिराता है। भाई क्या स्टाइल थी उसकी, एकदम निंजा वाली, जैसे कोई परछाई हो। इसके बाद वो अपने दस्ते को आगे बढ़ने का आदेश देता है। उसकी आवाज में एक कमांड था। जैसे ही सैनिक आगे बढ़ते हैं, राक्षस हमेशा की तरह आपस में मिलकर एक विशाल घिनौने प्राणी में बदल जाते हैं। इस बार मिनियंस मिलकर एक 3 सिर वाला विशाल नाग बना लेते हैं। भाई ये तो नागराज बन गया था, और भी खतरनाक, जिसे हराना असंभव सा लग रहा था। वो राक्षस तेजी से हमला करता है जिससे शिकारी बच नहीं पा रहे थे। उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। जब सैनिकों पर दबाव बढ़ जाता है, टेट्सुका हवा में छलांग लगाता है ताकि उस राक्षस पर हमला कर सके। एकदम हवा में उड़ता हुआ अपनी पूरी शक्ति के साथ जैसे ही वो नीचे आता है, तीनों सिर आपस में मिलकर एक हो जाते हैं, जिससे टेट्सुका चौकन्ना रह जाता है और खुद को एक मुश्किल स्थिति में पाता है। अब क्या करेगा ये तो फंस गया मौत के मुंह में। अब कहानी पहुंचती है टावर पैलेस यानी मैक्स के घर। भाई ये तो उसका अपना किला था जहां उसका परिवार रहता था। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी और ताकत, हम देखते हैं कि राक्षस सीधे लोगों की तरफ उड़ते हुए आ रहे हैं। उन्हें खत्म करने के लिए एक कॉम्बैट यूनिट उन राक्षसों पर गोलियां चलाती है, मगर गोलियां बेअसर साबित होती हैं। उनका कुछ नहीं बिगड़ रहा था, जैसे वो अदृश्य हो। कुछ सेकंड बाद ही घर के चारों ओर बनी सुरक्षा कवच बैरियर टूट जाती है। नागरिक घबराकर इधर उधर भागते हैं, जान बचाने के लिए जैसे चूहे बिल्ली से भागते हैं। हर तरफ चीख पुकार थी। जब वो दरवाजे की ओर देखते हैं तो पाते हैं कि पार्किंग लॉट पहले ही राक्षसों से भर चुका है। ये घिनौने प्राणी वहां कोहराम मचाते हुए अपने अगले शिकार की तलाश कर रहे थे। हर तरफ तबाही मचा रहे थे। उनका आतंक बढ़ता जा रहा था। इधर हमारे हीरो मैक्स का परिवार अपने अपार्टमेंट में छुपा हुआ है और पूरी कोशिश कर रहा है कि चुप रहे, एक आवाज भी न निकले। सांस भी रोक कर बैठे थे ताकि राक्षस उन्हें ढूंढ न पाए। उसकी माँ उम्मीद कर रही है कि उसका बेटा आकर उन्हें बचा लेगा। उसकी आंखों में बस मैक्स की तस्वीर थी। तभी एक राक्षस दरवाजा तोड़ने ही वाला था कि अचानक एक बीम से वो जलकर खत्म हो जाता है। भाई कोई चमत्कार हुआ था, जैसे कोई देवता आ गया हो। एक समन किया गया प्रेत जो परिवार की सुरक्षा कर रहा था उभर कर आता है और उन राक्षसों को क्योस लीजन की बची खुची गंदगी कहकर बुलाता है। वो प्रेत फिर आयरन फोर्ट्रेस के सैनिकों को बुलाता है कि वो बिल्डिंग में मौजूद सारे राक्षसों को खत्म कर दें। मृत योद्धा जमीन से उठकर एक भयंकर युद्ध में टाइटन के मिनियंस से भिड़ जाते हैं। भाई क्या लड़ाई थी, मरे हुए भी लड़ रहे थे, आत्माएं भी युद्ध में शामिल थीं। जब उन राक्षसों का काम तमाम हो जाता है तो वो घोस्ट किंग मैक्स को राक्षसों की हार की खबर देता है। उसकी आवाज में जीत की खुशी थी। इसके बावजूद कि मैक्स ने शिकारी संगठनों को पहले ही सब कुछ बता दिया था, वो उनसे नाराज था कि वो एक मामूली काम भी ठीक से नहीं कर पाए। उसे गुस्सा आ रहा था कि इतनी तैयारी के बाद भी ये लोग क्या कर रहे हैं, ये तो नकारा है, इनसे कुछ नहीं हो सकता। वो उस घोस्ट किंग से कहता है कि वो वहीं रुका रहे जब तक वो खुद ना आ जाए। मैक्स खुद अपने घर में घुसे इन दुश्मनों को सबक सिखाने और अपने परिवार को बचाने वाला था। अब वो खुद मैदान में उतरने वाला था। वो अपने साथियों की ओर देखता है। अब उनके सिर पर सींग उगाए थे और वो बहुत खतरनाक हथियारे बन चुके थे। उनकी शक्ल बदल चुकी थी। वे पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुके थे क्योंकि इन तीनों ने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली थी और अब वे एक नई शक्ति के मालिक थे। इसके बाद मैक्स एक विशाल गेट खोलता है और अपनी नई शक्तिशाली टीम के साथ युद्ध लड़ने के लिए गेट के अंदर चला जाता है। भाई अब असली खेल शुरू होगा। मैक्स आ गया था मैदान में अपनी पूरी शक्ति और अपने खूंखार साथियों के साथ, और इसी के साथ ये चैप्टर होता है खत्म। अगले एपिसोड के लिए कमेंट करें।